किंजल बेटा, चलो चुपचाप से खाना खा लो, ऐसे भागते नहीं है। पहले खेलो फिर मैं खाना खाऊंगी। हाथों में खाने की प्लेट लिए सुषमा अपनी 6 साल की बेटी किंजल के पीछे भागने लगती है और एकदम से उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेती है। पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें, चलो अब जल्दी से खाना खा लो। क्या माँ, आप भी ना? सुषमा अपनी बेटी किंजल के साथ छोटे से घर में रहा करती थी। सुषमा के पति अभिनव की कुछ सालों पहले ही एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। सुषमा एक कंपनी में काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा चलाती थी। दोनों माँ बेटी काफी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी काट रही थी। सुषमा आंगन में मटर साफ कर रही होती और किंजल खेल रही थी कि तभी खेलते खेलते किंजल गिर जाती है और उसके घुटनों से खून निकलने लगता है, जिसे देख सुषमा भागते हुए किंजल के पास आती है। देखो ना, कुत्ते से कितना खून निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तू तो मेरी स्ट्रॉन्ग बच्ची है ना, ऐसे रोते नहीं है, कुछ नहीं होता, चलो मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। सुषमा किंजल को गोद में उठाती है और अंदर लेकर जाती है। उसकी चोट पर दवाई लगाने लगती है। सुषमा किंजल का काफी ध्यान रखती है। सुषमा जी देखिए, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। आप एक सिंगल मदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप आए दिन अपनी बेटी के लिए छुट्टी लेती रहें। हम आपको सैलरी यहाँ काम करने के लिए देते हैं, छुट्टी के लिए नहीं। सुषमा जबरदस्ती छुट्टी कर कंपनी से सीधा घर आ जाती है और अपनी बेटी का ख्याल रखती है। किंजल जब भी अपनी माँ से कुछ मांगती, चाहे वो चीज कितनी ही महंगी क्यों ना हो, वो उसे ला कर देती है। ये तो वही गुड़िया है जो मैंने उस दिन उस दुकान पर पसंद की थी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा महंगी थी ना। वो छोड़ो, तुम्हें ये गुड़िया पसंद आई थी ना, ये मेरे लिए जरूरी है। अब तुम इससे रोज खेलना, ठीक है। किंजल को अपनी माँ से भरपूर प्यार और ममता मिल रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है, जहाँ अब नन्ही सी किंजल बड़ी हो जाती है और वहीं सुषमा के भी अब सफेद बाल आ जाते हैं। मैं खा लूंगी ना, आप रख दो प्लेट। आप तो बिल्कुल मुझे ऐसे अपने हाथों से खाना खिलाती हो जैसे मैं अभी भी वही छोटी सी किंजल हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बच्चा चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने माँ बाप के लिए छोटा ही रहता है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कुछ समय में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मैं इसके बाद भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन हायर स्टडीज के लिए बहुत फीस लगेगी। मेरी बेटी को पढ़ाई करनी है ना बेटा, तेरा जितना मन करे उतना पढ़ाई कर, तू पैसों की फिक्र मत कर, बस तू पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाए, यही मेरे लिए काफी है। किंजल की हायर स्टडीज के लिए सुषमा अपनी सारी ज्वेलरी को बेच देती है और जो भी पैसे मिलते हैं अपनी बेटी की पढ़ाई में लगा देती है। किंजल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है। किंजल को अपनी कंपनी के बॉस आशीष से प्यार हो जाता है। वहीं आशीष भी किंजल को बेहद पसंद करता था और आज किंजल आशीष के बारे में अपनी माँ सुषमा को सब बता देती है। मेरी बेटी ने इतने अच्छे इंसान को अपना जीवन साथी चुना है, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ बेटा। मुझे इस रिश्ते से कोई भी ऐतराज नहीं है। मैं जानती थी माँ कि आप मेरी पसंद को मना कर ही नहीं सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ग्रैंड हॉल बैंक्वेट में हो, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। मैं एंट्री लूं, मेरी शादी में सब लोग आएं। मेरी बेटी की शादी को लेकर जितने भी सपने हैं मैं वो सब पूरे करूंगी, तू फिक्र मत कर। सुषमा ने अपनी सारी सेविंग्स और ज्वेलरी बेचकर सारे पैसे किंजल की पढ़ाई में लगा दिए थे, इसलिए अब उसके पास अपना घर गिरवी रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सुषमा किंजल को बिना बताए अपना घर गिरवी रखकर धूमधाम से अपनी बेटी किंजल की शादी कर देती है। माँ, मुझे नहीं जाना आपको छोड़कर, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। अरे पगली, लड़की को एक दिन जाना पड़ता है, मैं भी तो अपना घर छोड़कर इस घर में आई। तू फिक्र मत कर, आशीष एक बहुत अच्छा लड़का है, तेरा बहुत ध्यान रखेगा और तू मुझे रोज कॉल करना और मुस्कुराकर अपनी नई जिंदगी में कदम रख। किंजल अपनी माँ से गले लगकर विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। शुरुआत के कुछ दिन तो किंजल हर रोज अपनी माँ को कॉल करती और कभी कभी अपनी माँ से मिलने के लिए भी जाया करती, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे किंजल के तेवर अब बदलने लगते हैं। बचपन से किंजल मिडिल क्लास घर में पढ़ी लिखी थी। जब वो अपने अमीर ससुराल में आती है तो धीरे धीरे उस पर भी पैसों का नशा चढ़ने लगता है। किंजल, तुझे पता है फिर आगे क्या हुआ? अरे माँ, क्यों आप मुझे फालतू बातों से पका रही हो? मुझे आज किटी पार्टी में जाना है, मैं आपसे कल बात करती हूँ, बाय। इतना कहकर किंजल कॉल कट कर देती है। किंजल की बातों का सुषमा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता है और अब धीरे धीरे किंजल अपनी माँ को कॉल करना ही बंद कर देती है, ना ही उससे मिलने आती है। वहीं सुषमा ने जिस सेठ के पास घर गिरवी रखा था, उस सेठ को समय पर पैसे ना देने की वजह से सुषमा को अपना घर छोड़ना पड़ता है और अब सुषमा एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें रहती है। अरे यार, इस ट्रैफिक को भी अभी लगना था, ड्राइवर कोई शॉर्टकट नहीं है क्या यहाँ से निकलने का?
किंजल काफी देर से ट्रैफिक में फंसी हुई थी कि तभी किंजल को रोड साइड में हो रहे एक भंडारे की लाइन में अपनी माँ दिखती है। ये तो माँ है, लेकिन ये भंडारे की लाइन में क्या कर रही है? किंजल जल्दी से गाड़ी से उतरती है और सीधा अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? किंजल के पूछने पर सुषमा अपने आंसू रोक नहीं पाती और सुषमा सब कुछ किंजल को बता देती है। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आज के बाद आप मेरे साथ ही रहेंगी। बेटा, वो तेरा ससुराल है और मैं तेरे ससुराल में कैसे रह सकती हूँ? अरे माँ, मैं और आशीष इतने बड़े घर में अकेले तो रहते हैं, अगर आप मेरे साथ रहोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए ना माँ, प्लीज। किंजल की बात सुन सुषमा को लगता है कि उसकी बेटी उसकी फिक्र कर रही है, लेकिन सुषमा इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि किंजल का उसे अपने घर ले जाना उसकी फिक्र नहीं, बल्कि उसके पीछे किंजल का अपना एक लालच छुपा है। आज आपके हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है, प्लीज मेरी पसंद का खाना बना दो ना। अरे बेटा, ये भी कोई बोलने वाली बात है। एक काम करती हूँ, तेरे लिए तेरे मनपसंद मूंग दाल के पकौड़े बनाती हूँ। बचपन में ये तू बहुत खाया करती थी। अपनी बेटी के ससुराल में रहकर भी सुषमा को कोई आराम नहीं था। कभी किंजल अपनी माँ से अपना मनपसंद खाना बनवाती तो कभी बहाना बनाकर कोई न कोई घर के काम करवा लिया करती। अरे यार, इस नौकरानी को भी क्या आज ही छुट्टी करनी थी? क्या हुआ किंजल बेटा? आज घर पर कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना है और घर की सफाई भी करनी है, लेकिन इस नौकरानी ने आज छुट्टी कर ली। तो क्या हुआ, तू परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। बेचारी बूढ़ी सुषमा नौकरानी की तरह घर के सारे काम करती है और घर आने वाले मेहमानों के लिए खाना भी बनाती है। धीरे धीरे कर किंजल सुषमा से घर के सारे काम करवाने लगी थी और आज जब सुषमा से गलती से एक वास टूटकर गिर जाता है। अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता, इतना महंगा वास तोड़ दिया। अपनी पत्नी का ऐसा रवैया देख आशीष किंजल को समझाता भी है, लेकिन किंजल अब कहाँ किसी की सुनने वाली थी। किंजल हर रोज की तरह अपने घर के पास बने पार्क में जाती है और वहां पर ढेर सारे छोटे बच्चों को देखती है, जिसे देख किंजल काफी खुश होती है और घर आकर, हमारी शादी को कितना समय हो गया है ना, क्यों ना अब हम भी बच्चे की प्लानिंग करें। मैं भी यही सोच रहा था, अब हमें बच्चे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किंजल शॉपिंग करके घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में किंजल देखती है कि निकल जाओ मेरे घर से, कभी वापस मत आना, और नहीं पाल सकती मैं तुम दोनों को। हम तेरे माँ बाप हैं, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, हमें घर से मत निकाल। उस लड़की को अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालता देख किंजल को काफी दुख होता है और वो अपने घर आ जाती है। आज जो मैंने देखा उसे देखकर तो बहुत डर लग रहा है, कल को हमारी औलाद ने हमें घर से निकाल दिया तो। परेशान मत हो, हमारी औलाद जैसे भी होगी, लेकिन वो तुम्हारी तरह तो नहीं होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? बचपन से लेकर जवानी तक तुम्हारी माँ ने तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया, अपने गहने पैसे बेचकर तुम्हारी पढ़ाई पूरी की और घर बेचकर तुम्हारी मुझसे शादी करवाई। कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी और तुमने उसी बूढ़ी माँ को अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। अगर औलाद तुम जैसी होती है ना, तो मुझे नहीं चाहिए औलाद। इतना कहकर आशीष कमरे से चला जाता है। आशीष की बातें सुन और अपनी की हुई हरकतों को याद कर किंजल को काफी दुख होता है और वो नीचे हॉल में आकर अपनी माँ को ढूंढने लगती है। पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन माँ कहाँ है? कहीं माँ घर छोड़कर तो नहीं चली गई? किंजल काफी देर तक अलग अलग जगह पर अपनी माँ को ढूंढती है और कई घंटे बाद किंजल को अपनी माँ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी दिखाई देती है। किंजल जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और रोते हुए गले लग जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो, इस अमीरी ने मुझे इतना घमंडी बना दिया कि मैं अपनी माँ के साथ इतना बड़ा सुलूक करने चली थी। आपने तो मुझे हमेशा ममता दी, लेकिन मैंने आपको ठोकर। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं मेरी बच्ची, रो मत, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। गलती तो हर किसी से होती है, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। किंजल अब अपनी माँ के साथ वापस अपने घर आ जाती है और अब अपनी माँ का काफी अच्छे से ध्यान रखती है, ठीक वैसे ही जैसे आज तक सुषमा उसका रखती आई थी। बहू, कैसा रहा ससुराल का पहला दिन? नींद वींद तो ठीक से आ गई थी ना तुम्हें? हाँ माँ जी, नींद एकदम से नई जगह कहाँ नींद आती है। हाय, वो तो तेरी शक्ल से दिख ही रहा है बहू। कल तक कैसे तेरा चेहरा चांद सा चमक रहा था, लेकिन आज देख मुरझा सा गया है, लेकिन अभी भी तू सुंदर ही लग रही है। अच्छा बहू, कल की रीति रिवाजों की वजह से मैं ना तुम्हें तुम्हारे कमरों से अलग तुम्हारी जगह दिखाना भूल गई थी। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अवनी बहू, देख ये तेरी जगह है। माँ जी, ये क्या स्टोर रूम है? ये तुझे कहीं से स्टोर रूम लग रहा है? ये हमारे घर की रसोई है बहू।
जिसको अब तुझे ही संभालना है। तारा बहू आजा, अब मैं तुझे तेरी जगह दिखाऊंगी। सरोजा तारा और अवनी को अपने साथ लेकर गई और एक सुंदर से दरवाजे के आगे जाकर रुक गई। बहू, ये जगह मैंने खास तेरे लिए बनवाई है, दरवाजा खोल। सरोजा के बोलने पर तारा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही तारा और अवनी दोनों ही हैरान रह गई, क्योंकि उनके सामने था एक बहुत ही सुंदर और बड़ा मेकअप रूम, जिसमें तरह तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स, मेकअप टूल्स वगैरह थे। माँ जी, क्या ये मेरे लिए? इतना बड़ा मेकअप रूम मेरे लिए? हाँ बहू, ये तेरे लिए ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा ऐसे ही सुंदर रहे। ये क्या बात हुई? मेरे लिए रसोई और भाभी के लिए मेकअप रूम? माँ जी तो शुरुआत में ही भेदभाव कर रही हैं। अवनी को सरोजा का यह बर्ताव जरा सा भी पसंद नहीं आया, लेकिन उसने इस सब को बस नजरअंदाज ही कर दिया। ऐसे कुछ दिन बीते। पूरी रसोई का काम अवनी ही संभालती थी और तारा बड़ी बहू होने के बाद भी घर की जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं रखती थी। आज भी अवनी सुबह सुबह सभी का नाश्ता और अपने पति और जेठ के लिए खाना बना रही थी। भगवान, नाश्ते में मुझे चाय और पोहे बनाने हैं और इनके टिफिन के लिए पराठे। इतनी छोटी सी रसोई में मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सभी काम कैसे करूं। बेचारी अवनी सामान से भरे हुए किचन में खड़ी हुई बस कंफ्यूज हो रही थी। ठीक है, मुझे होपलेस नहीं होना है। पहले मैं चाय और पोहे बनाऊंगी, उसके बाद जब भी सभी एक खा रहे होंगे तब पराठे बनाऊंगी। हाँ। अवनी ने कैसे कैसे चाय और पोहे बनाए और ये नाश्ता टेबल पर पहुंचाया। फिर वो जल्दी से पराठे बनाने को खड़ी हुई, जिसमें हे भगवान, ये पराठों का तवा कहाँ चला गया? यहाँ तो बैठकर देखने की जगह भी नहीं है। तवा नहीं मिला तो टिफिन में रखने को पराठे नहीं बन पाएंगे। अपनी जल्दी कर। अवनी बेचारी ने कैसे कैसे करके तवे को ढूंढा। उसे तवा तो मिल गया, लेकिन वो कई बर्तनों के नीचे था। हे भगवान, इसे कैसे निकालूं? अवनी ने बड़ी ही संभाल संभाल कर उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन सभी बर्तन को उसके ऊपर थे वो गिर ही गए, जिनकी काफी तेज आवाज हुई। क्या तोड़ दिया बहू? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं। अवनी ने ऐसे बोलकर जल्दी से सारे गिरे हुए बर्तनों को समेटा और फिर पराठे बनाकर अपने पति और जेठ को ऑफिस के लिए दे दिए। जब सभी कामों पर चले गए तब तारा अपने मेकअप रूम से निकल कर आई। उसने बहुत ज्यादा मेकअप लगाया हुआ था। माँ, जय चले गए क्या? हाँ बहू, जय चला गया। बहू नजर ना लगे तो कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल किसी परी की तरह। वो तो मैं हूं ही माँ जी। भगवान, इतना मेकअप लगाकर कितना इतरा रही हैं जेठानी जी। अपने पति के ऑफिस जाने में भी मदद नहीं करती हैं। बस ऐसे ही इनसे तो मेकअप रूम में ही अपना वक्त खराब करना आता है। अवनी बेचारी बस पीछे को ऐसे ही सोचती रही। उसकी रसोई में क्योंकि तारा जरा से भी मदद नहीं करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, तारा भाभी, मैं थक गई हूँ उस छोटी सी रसोई में काम कर करके। थोड़े से बर्तन है वो आप धो दो। क्या कहा तुमने अवनी? मैं बर्तन साफ करूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं नहीं धोऊंगी। वैसे भी आज का तो मेरा मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं कोई बर्तन साफ नहीं करूंगी। सही कहा मेरी बहू ने। तारा ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। रसोई के काम तेरे हैं तो तू ही कर। सुंदर लड़कियों पर ज्यादा रसोई के काम सूट नहीं करते हैं। तारा मेरी बच्ची, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तूने आज का मेकअप बड़ा शानदार किया है। मेरा भी कर देना। माँ जी, आप इस उम्र में अपनी झुर्रीदार खाल पर मेकअप लगवाओगी? आपका दिमाग तो सही है। बहू, मना करना है तो ऐसे ही कर दे। इस तरह मुंह बनाकर क्यों बोल रही है? मेरा मतलब माँ जी, आप मेकअप करवाती हुई कुछ अच्छी नहीं लगोगी। आपकी उम्र अब मेकअप वाली नहीं, भगवत गीता खोलने वाली है। मेरा मतलब अब आप ऐसे काम करती हुई ज्यादा अच्छी लगेंगी। तारा की बातों पर सरोजा कुछ भी नहीं बोल पाई और तारा वापस से अपने मेकअप रूम में ही चली गई। ऐसे ही रोज का सिलसिला जारी था। छोटी सी रसोई में रोजाना अवनी ही बेचारी खाना बनाती थी और तारा बड़ी होने के बावजूद भी अपना सारा वक्त अपने मेकअप रूम में ही गुजार दिया करती थी। ऐसे ही सब चल रहा था कि एक दिन, हे भगवान, ये रोटी और सब्जी दोनों ही आज इतना धुआं क्यों दे रहे हैं? उफ, मुझे तो इस गैस के धुओं में सही से सांस भी नहीं आ रही है। अब मुझसे यहाँ नहीं रुका जाएगा। ये अवनी भी ना जाने कहाँ है, कब से आवाज दे रही हूँ। हे भगवान, यहाँ इतना धुआं क्यों हो रहा है? अवनी का रसोई में दम घुट रहा था। वो जल्दी से दरवाजे तक जाने को ही, लेकिन रसोई में भरे हुए धुएं से उसका ऐसा सांस रुकी कि वो बाहर भी नहीं निकल पाई और वहीं पर बेहोश हो गई। अवनी का किसी को ख्याल भी नहीं था। कुछ देर के बाद तारा रसोई में आई। ये कौन है? ओ गॉश, अवनी! माँ, बाबा, कोई सुनिए!
तारा ने चीख चीख कर एकदम से सारा घर सिर पर उठा लिया और सरोजा रसोई में भागती हुई आ गई। सरोजा ने जब अवनी को बेहोश देखा तो उसने जल्दी से डॉक्टर और अपने बेटे राज को और जय को फोन मिला दिया। और कुछ देर बाद, माँ ये बताइए कि इतनी बड़ी भूल आखिर हो कैसे गई? अरे अवनी ही क्या, भाभी का भी तो काम पड़ता होगा ना रसोई से। अवनी इतनी देर रसोई में बेहोश रही और आपको किसी को कुछ पता ही नहीं था? भाभी कहाँ थी आप? राज बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। अवनी को भी डॉक्टर देखकर जा चुका था। राज की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था कि तभी अवनी ही अपने लिए बोल पड़ी। राज जी, भाभी को कुछ मत बोलिए। भाभी तो उस वक्त अपना रूप संवारने में ही बिजी होंगी। क्यों, है ना भाभी? क्या मतलब? मतलब ये कि राज जी, आपकी माँ ने भाभी के लिए घर में अलग से मेकअप रूम बनवाया है जो सिर्फ और सिर्फ तारा भाभी का है, और भाभी बस अपना सारा दिन उसी में गुजार देती हैं। मेरा कमरा रसोई है जो इनके मेकअप रूम से 5 गुना छोटी है, और उसमें बस मैं ही काम करती हूँ। अवनी ने इस तरह खुद ही अपने लिए स्टैंड लिया और राज को सब कुछ बताया कि किस तरह उसे छोटी रसोई और उसकी जेठानी को बड़ा मेकअप रूम दिया गया है। सारी बात को सुनकर राज को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो अपनी माँ से बोला, वाह माँ वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। मतलब एक बहू जो रसोई में सभी के लिए खाना बनाती है, सबका ख्याल रखती है, सभी के काम आती है, आप उसे ये वैल्यू देती हैं कि इसके लिए रसोई भी बस 2 गज की है, और दूसरा जो कि किसी के कुछ काम नहीं आती, आप बस उसे सुंदरता की वजह से वैल्यू देती हो। क्या बात है? मेरी बात तो सुन राज। अब कहने सुनने को बचा ही क्या है माँ? अब आप मेरी सुनो। मैं अब अवनी को इस घर में जरा भी नहीं रहने दूंगा। बस बहुत हुआ। जब भी आपको आपकी सुंदर बहू ही प्यारी है, इसलिए अब मैं और अवनी इस घर में नहीं रहेंगे। मैं उसके साथ कहीं और बस जाऊंगा और आप रहिए तारा भाभी के साथ। मेकअप रूम में क्या, सारे रूम ही उन्हें दे दीजिए। राज की बात सुनकर सरोजा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो बस चुप सी रह गई कि तभी तारा बोल पड़ी। अरे नहीं, अगर देवर जी अलग हो गए तो घर का काम सभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। इससे पहले ये कहीं जाए मैं बोल पड़ती हूँ। अगर ऐसा है तो फिर मैं ही क्यों माँ जी का बोझ संभालूं? मैं भी अलग हो रही हूँ, माँ जी कर लेंगी जैसे भी करेंगी। तारा की बात सुनकर सरोजा को मानो किसी ने हथियार मार दिया हो। तारा, तू भी ऐसे बोल रही है? अरे मैंने तो तुझे कितना प्यार दिया है बेटा, फिर भी तू। हाँ, हे भगवान, ये तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? बच्चे ही माँ का साथ छोड़कर जा रहे हैं। सरोजा बेचारी मजबूर होकर ऐसे ही रोने लगी कि तभी अवनी बोली, माँ जी चुप हो जाओ, रो नहीं। राज जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। माँ बाप का दिल दुखाना अच्छा नहीं है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अवनी की यह बात सुनकर सरोजा के होश उड़ गई और उसकी आंखें खुली। तब उसे एहसास हो रहा था कि अब तक वो किस हीरे को कोयला समझती थी। उसने अवनी को गले से लगा लिया। वहीं तारा को अपने कहे शब्दों पर अब अपमान महसूस हो रहा था। उसने भी माफी मांगी और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।